नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सुबह 10 बजे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और मुझे लग रहा है राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंडिया गठबंधन के जितने साथी, देश के जितने सेकुलर लोग ये इंतजार कर रहे थे, उससे कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी थी। मेरे मित्र हैं, एक बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने मुझे हंसते हुए कहा कि शायद कांग्रेस के कुछ नेताओं के घर में टीवी ना चल रहा हो, लेकिन भाई आज भारतीय जनता पार्टी के हर नेता के घर में 10 बजे से सोशल मीडिया पे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के लिए लोग बैठ गए थे। सबको डर था, सबके दिल की धकधकी बज रही थी कि आज राहुल गांधी क्या कर दे रहे। राहुल गांधी ने एक के बाद एक जिस तरह सबूतों के संग धज्जियां उड़ाई हैं, जिस तरह कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये बात साबित कर दी है कि देश में चुनाव लहर की वजह से नहीं जीते गए थे। ये बात साबित कर दी है कि मोदी जी जो कहते थे कि अरे मेरा तो डंका बज रहा है दुनिया में, भारतीय जनता पार्टी कहती है अरे लहर है, दरअसल वो लहर नहीं थी, वो सिर्फ वोट चोरी का खेल था। या तो वोट जोड़े गए या वोट काटे गए, डिलीट किए गए। और राहुल गांधी ने जब कहा कि हाइड्रोजन बम है मेरे पास, तो सब समझ गए कि खेल बनारस की सीट का है। कहा था अजय राय ने, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने, कि मैं 7वें राउंड तक जीत रहा था। मुझे याद है कि जिस दिन वोट रिजल्ट आ रहा था उस दिन मैं लाइव कर रहा था, और जब जैसी सूचना आई बनारस से कि मोदी जी पीछे चल रहे हैं 6ठे राउंड तक, तो यकीन मानिए नोएडा चैनल के एंकर और एंकरनियां ऐसे लग रहे थे जैसे उनके पिताजी की मौत हो गई हो। शायद पिताजी की मौत होने पर भी उनके चेहरे ऐसे नहीं उतरेंगे जैसे उस दिन उतर गए थे। फिर अजय राय ने कहा कि 7वें राउंड के बाद अचानक चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद हो गई और मोदी जी चुनाव जीत गए। तो इस देश में सारा रहमो करम मोदी जी पर है। ऐसा देश का सारा रहमो करम मोदी जी की सेवा में ऐसा नहीं है कि केवल राजीव कुमार और अब ज्ञानेश कुमार, ये दो गांधी जी के बंदर हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सेवा में समर्पित थे, जिसकी वजह से वो वेबसाइट बंद हुई, मोदी जी चुनाव जीत गए, और जिसकी वजह से देश में अब भले पूर्ण बहुमत की ना हो लेकिन एनडीए की सरकार बन गई। तो आज 10 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट होने लगी, तो जो गोदी मीडिया के पत्रकार है वो ट्वीट करने लगे कि वही तैयारी पूरी नहीं है, कितनी देर में करोगे, क्यों नहीं कर रहे हो अब तक। वो बेचैनी थी ना, जब आप बहुत बेचैन होते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है, आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि अब क्या किया जाए, कैसे पता चले एक एक मिनट। और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी जानबूझ के मजे ले रहे थे कि जितना तड़पाओगे उतना मजा आएगा। राहुल गांधी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटों बाद उन्होंने इतना बड़ा धमाका किया है जिससे भाजपा मोदी सरकार अंदर से हिल गई है। मैं अभी उस धमाके के बारे में जिक्र करूंगा, पहले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पे आपसे बात करता हूं। जो पहला सबूत दिखाया राहुल गांधी ने, वो दिखाया कि आप इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। दिखाइए जरा, क्या कम गजब है। ये इनका वीडियो है। ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। तो इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने वोटर्स डिलीट कर दिए। क्या जादू है, इन्हें पता ही नहीं उन्होंने वोट डिलीट कर दिए। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। बिल्कुल सही है। और इन नंबर्स को आप फोन करके देखिए, रिप्लाई नहीं आता है। तो सवाल यह है कि किसके नंबर्स हैं, ये किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, यह सवाल है।
पूरी दुनिया में तहलका मच गया आज। मेरे पास लंदन से लेकर अमेरिका तक फोन आया कि और क्या सबूत चाहिए दोस्त। ये तो राहुल गांधी ने क्लियर क्लियर बता दिया। आज तक चैनल वाले प्रयागराज के एक व्यक्ति को पकड़ लाए जिसमें उसका नंबर था ही। वो कह रहे मेरे पास बड़े वोट आ रहे हैं, बड़े फोन आ रहे हैं कि मेरे पास, जबकि मैंने तो कभी कुछ यूज नहीं किया, मेरा नंबर डिस्प्ले कर दिया गया। हम समझ गए कि कितनी मेहनत के संग आज तक चैनल पे बैठाया गया कि भैया तुझे बोलना है। लेकिन कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह राजपूत थे, वो भी तेज तर्रार प्रवक्ता, उन्होंने पोल खोल दी। उन्हें कहा भैया जो एफआईआर है उसमें नंबर है, ये नाम है, ये बीजेपी वालों से पूछो कि तुम्हारा नंबर कैसे आ गया। और राहुल गांधी जब एक के बाद एक सबूत पेश कर रहे, मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिक्र करके बताऊंगा कि कौन सी बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटों बाद कही जिससे तहलका मच गया। पहले आप पार्ट 2 देखिए सबूत का। सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं, पता ही नहीं वोट कैसे डिलीट हो। बबीता चौधरी जी का इन्होंने एक नाम डिलीट किया, यहां खड़ी है बबीता जी, यहां है सूर्यकांत जी, यहां है, आ जाइए जरा स्टेज पे, 1 सेकंड आ जाइए। ये दोनों खड़े हैं यहां पे, सूर्यकांत जी, बबीता जी। इनको मालूम ही नहीं कि इन्होंने डिलीट किया। थैंक यू। क्या गजब है कि आप सोचिए कि आपको पता चले कि आप लखनऊ में बैठे हुए हैं और आपके नाम पे महाराष्ट्र में 25 वोट डिलीट कर दिए गए आपके नंबर से। आपको कैसा लगेगा? आपको पता ही नहीं होगा। और फिर किसी राज्य में पुलिस आपको फोन करेगी आपने डिलीट किया, मैं तो किया ही नहीं। कौन व्यक्ति है जो आपके फोन के नंबर से डिलीट कर रहा है? सैम पित्रोदा, जिन पर आरोप लगाए हैं आज बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने, टेक्नोलॉजी के गुरु रहे हैं। भारत में मैं और आप जिस संचार पे बात कर रहे हैं उसके जनक रहे हैं। सैम पित्रोदा जी ने मुझसे कई महीने पहले मेरे इंटरव्यू में कहा था कि ये टेक्नोलॉजी है, बड़े आराम से कोई बैठ के ऑपरेट कर सकता है। चुनाव के बीच में ये बात आई कि इजराइल की खुफिया एजेंसी क्या मदद कर रही है, ऐसी चर्चाएं चली। कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन जब इजराइल बैठे बैठे पेजर से, आपके हाथ में पेजर है, वो बम की तरह इस्तेमाल हो जा रहा है, पेजर फट जा रहा है, तो मेरे फोन से कहीं और के नंबर डिलीट नहीं हो सकते। मैं तो अपने फोन की ऐसी बात कर रहा हूं कि मुझे पता है कि मेरा फोन लगातार रिकॉर्डिंग में रहता है, मुझे पता है, मुझे जानकारी है, मैंने तो कई बार कहा भी है। तो आपके नंबर का इस्तेमाल कैसे वोट काटने में हो रहा? सबूत नंबर 3 सुनिए जो राहुल गांधी ने आज बताया। सर, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। आप सोचिए कि आप क्या सुबह 4 बजे उठे और वोट डिलीट, भाई पता ही नहीं, मन हुआ, आंख खुली कि यार यार नींद नहीं आ रही, चलो 2 वोट डिलीट कर देते हैं। कौन इतना महान आदमी है? अजीत डोभाल से भी ज्यादा क्या अकलमंद है? कौन बैठ के ऑपरेट कर रहा है? राहुल गांधी ने एक एक करके जब ज्ञानेश कुमार की क्लास दी, तो मुझे लगता है ज्ञानेश कुमार को सपनों में, चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि यह व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं। और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं और किस बेसिस पे बोल रहा हूं। आपको अपनी आंखों से ये दिखेगा। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने
हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है। डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल्स दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। टाइमलाइन देखिए, ओके, फरवरी 23 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मार्च 23 में कर्नाटक का सीआईडी चिट्ठी लिखती है ईसीआई को कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए। अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल्स दी जाती हैं, जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जिन चीजों की जरूरत थी वो नहीं दी, जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दे दी। पहला सबूत। दूसरा सबूत, 18 बार रिमाइंडर लेटर गए हैं। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा। यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। बाद में क्या होता है, कर्नाटक ईसी इलेक्शन कमीशन को लिखता है, कहता है भैया हमें दे दीजिए, आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। नो रिप्लाई। मार्च 25 में आखिरी लेटर सितंबर में गया है, कुछ ही दिन पहले। नो रिप्लाई फ्रॉम ईसी। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। अब मुझे बताइए कि आप अगर ज्ञानेश कुमार की जगह होते तो क्या आपको नींद आती रात में? ज्ञानेश कुमार को समझ में आ गया कि अब पोल पट्टी खुल गई, अब हकीकत सामने आ गई, और इसके बाद देश में क्या होगा, राहुल गांधी ने क्या अंदेशा किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप सुन के आपके भी पसीने आ जाएंगे। पहले सुनिए राहुल गांधी ने ये क्यों कहा कि टारगेट करके कांग्रेस के वोट काटे हो रहे हैं, रीजन क्या है इसके पीछे। कांग्रेस पार्टी पर आनंद में अटैक किया। टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी वहां टारगेट किया, और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती थी, और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान था, और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए, आप रणनीति समझिए, आप योजना समझिए। किसी के भी फोन से वोट डिलीट कर दिए जा रहे हैं। मैं आपको बड़ा प्रैक्टिकल समझाऊं। जैसे लखनऊ में उदाहरण के तौर पे 6 विधानसभाएं हैं। रणनीति बनाई गई कि 5 में मुकाबला हो जान दो, होगी कांग्रेस मजबूत तो कांग्रेस को जीत जान दो, लेकिन जो 6ठी विधानसभा है उसमें टारगेट कर लो, उसमें 1 लाख वोट इधर से उधर करा दो, 50,000, 10,000, 20,000 वोट जितवा दो। अगर बाकी से भी जीत के आएंगे तो यहां का मार्जिन खत्म कर देंगे। ऐसा टारगेट करके योजना बनाई गई। लोकसभा में बनाई गई कि 2 विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में जीतनी है, उनके वोट कटवा दो, डिलीट करा दो। ये सारी बातें राहुल गांधी अपने आरोप पे लगा कह रहे हैं आज, और इन आरोपों के बाद फिर चुनाव आयोग की तो क्या पसीने आने तो आए। धर्मेंद्र यादव क्या कह रहे हैं मैं आपको ये भी सुनवाता हूं। समाजवादी पार्टी के तेजतर्रार सांसद सीईसी गणेश कुमार जो है वो वोट चोरों की रक्षा करते हैं, कैसे? बिल्कुल कर रहे हैं। पिछली बार जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बजाय विपक्ष के नेता के या जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी ने जो सवाल खड़े किए, बजाय उन सवालों का जवाब देने के वो उल्टे डिफेंस कर रहे थे, और ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक हैं, और विपक्षी लोग विपक्षी हैं उनके। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, जो कि नहीं है। आज गाजियाबाद में एनकाउंटर हुआ है।
पवन खेड़ा ने भी कुछ तीखे तीखे आरोप लगाए हैं, बेचारों वो को सुनते हैं, कैबिनेट फिर से मैं आज हटाया, करूंगा। अब यहाँ से भी निपटा देगी ये पार्टी। पता नहीं उनको क्या दुश्मनी है अनुराग ठाकुर से। ऐसी ऐसी जगह पे उनको भेज देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, जहां वो पूरे सेल्फ गोल करके निकल जाते हैं पूरी प्रेस वार्ता में। मुझे बताइए, राहुल गांधी ने बीजेपी का नाम लिया हो तो बीजेपी क्यों आ गई मैदान में? बात चुनाव आयोग की हो रही है, चले आए अनुराग ठाकुर मुंह उठाकर। क्यों? उनका नाम लिया, मोदी का नाम लिया, बीजेपी का नाम लिया, तो बताएं। तथ्यों पर सवाल पूछे हैं चुनाव आयोग से, तथ्यों पर जवाब देगा चुनाव आयोग। खैर वो देगा नहीं, देना चाहिए चुनाव आयोग को। बीजेपी क्यों उछल कूद कर रही है साहब? ये बात मौके की पकड़ ली कि राहुल गांधी ने तो आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पर, भारतीय जनता पार्टी बीच में कहां से आ गई? क्या मतलब माना जाए कि चुनाव आयोग मतलब भारतीय जनता पार्टी, या उसको चुनाव आयोग को नाम लिख देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी आयोग? जो मोदी जी कहेंगे वही चुनाव आयोग करेंगे। लेकिन अब ज्ञानेश कुमार की हालत खराब है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटे के बाद राहुल गांधी ने ये जबरदस्त ट्वीट कर दिया। अब आप देखिए, इस ट्वीट पे लिखा हुआ है, देश के यूथ, देश के स्टूडेंट, देश के जैनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रखेंगे, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। फिर से पढ़ लीजिए आप एक ट्वीट को और आप देखेंगे कि पड़ोस के देश में जो क्रांति हुई, उसकी जो नेपाल में जो क्रांति हुई, जो देश की पीढ़ी है जैनजी, जो मतलब है 18 से 30 साल के नौजवान है, और निशिकांत दुबे ने नेपाल क्रांति के अगले ही दिन, नेपाल में जो हंगामा हुआ उसके अगले ही दिन मेरा एक थंबनेल लगाकर ट्वीट किया, 4 PM का थंबनेल लगाकर ट्वीट किया कि हमने, मतलब नेपाल में हंगामा हुआ 24 घंटे 48 घंटे नहीं बीते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि हमने लोकसभा अध्यक्ष को, हमारी संसदीय समिति ने लोकसभा अध्यक्ष को अपनी एक जांच की रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि इस तरह के यूट्यूबर्स, एक्स, फेसबुक, इस तरह के सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगना चाहिए, हम भारत को नेपाल नहीं बनने देंगे। मैंने कहा, निशिकांत जी क्या अकल में पत्थर पड़ गए हैं? भारत को नेपाल कौन बनाना चाहता है? हम जीते जी अपनी जान दे देंगे, भारत में कभी अशांति नहीं होने देंगे, भारत में कभी क्रांति नहीं होने देंगे। लेकिन भारत में जेपी जैसे आंदोलन तो खड़े हुए ना, भारत में अन्ना जैसे आंदोलन तो खड़े हुए ना, जिसकी बदौलत आप सरकार में आए हो। लेकिन निशिकांत दुबे का ट्वीट बता रहा था, ये डर गए हैं कि अगर देश के नौजवान, देश के 18 से 30 साल के नौजवानों को समझ में आ गया कि बेरोजगारी की हालत क्यों है, मध्यम वर्ग को समझ में आ गया कि उनकी कमर क्यों तोड़ी गई है, तो क्रांति हो जाएगी। और फिर वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा, अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक हाथ में झंडा लेकर नौजवान निकल पड़े, नौजवानों ने अगर ये ऐलान कर दिया कि भाई वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा हमें गली गली मोहल्ले मोहल्ले में गुजारना है, तो होगा क्या? और यही बात राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये ट्वीट कर दिया, और इस ट्वीट ने पूरी भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा दिए कि अगर देश के नौजवानों के अंदर ये चेतना हो गई, और राहुल गांधी ने जिस तरह इशारा किया, अगर स्टूडेंट्स, नौजवान आए, आंदोलन किया उन्होंने, फिर क्या स्थिति होगी? मैं फिर कह रहा हूं कि कोई भी देश में हम अहिंसक प्रदर्शन के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन गांधी जी के अहिंसक आंदोलन के पक्ष में, हिंसक आंदोलन के हम खिलाफ हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि देश में किसी भी स्तर पे कहीं अशांति हो, कहीं ऐसी चीजें जो कानून के खिलवाड़ हो। लेकिन हम मौन पे रह के, हाथ में तिरंगा लेके, एक तख्ती लगा के तो अगर कह सकते हैं कि ये चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। पूरी बीजेपी में ये घमासान मच गया है कि अगर कांग्रेस ने ये आह्वान किया कि नौजवानों, भविष्य तुम्हारा है, ये देश तुम्हारा है, ये देश को जिस हालात पे ले जा रहे हैं वो हालात तुम्हारा है, इस गोदी मीडिया को मत देखो। आप देखिए कितनी बड़ी घटना हुई है। मोदी जी सऊदी अरब के प्रिंस के संग फोटो खिंचाते रहे, गलभैया करते रहे, दोस्ती की बातें करते रहे, मेरे दौरे करते रहे, और सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक भयंकर समझौता कर लिया। सऊदी अरब ने कहा कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई आक्रमण होगा तो सऊदी अरब मानेगा कि मुझ पे हुआ, मुझ पे आक्रमण हुआ तो पाकिस्तान मानेगा मुझ पे आक्रमण हुआ, यानी दोनों देश संधि के लिए राजी हो गए। और आज तक पे अंजना ओम कश्यप क्या कह रही हैं, वो आपको समझा रही है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बीजेपी की है, ये मुसलमान लोग कर रहे हैं। आपकी अकल पे पत्थर पड़ गया। अगर ये मुस्लिम ब्रदरहुड हो रहा है तो वो भी इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में आपने माहौल ऐसा तैयार कर दिया। भारत इतना प्यारा देश था, यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई
एक ही थाली में खाना खाते थे। आपके छुटभैया नेता, मानसिक बुद्धि वाले, इनकी मानसिक बुद्धि नहीं है, जो गोबर खाते हैं, जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, उन्होंने नफरत का ऐसा माहौल कर दिया कि पूरी दुनिया में मुस्लिम समुदाय के लोगों को लगने लगा कि ये ठीक नहीं है। आप सोचो, सऊदी अरब इतना भारत का पुराना दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, टर्की वहीं पहले खड़ा है, चीन वहां खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, पुतिन से बात करिए। हम कहां खड़े हैं? हम केवल इसी बात में खड़े हुए हैं कि भाइयों और बहनों, 1 करोड़ नौकरी मिल जाएंगी बिहार के चुनाव में। हमारे प्रधानमंत्री चुनाव रैली में कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरियां है ही नहीं बिहार में, लेकिन प्रधानमंत्री को चुनाव जीतना है तो बिहार में वो 1 करोड़ नौकरियां भी दिलवा देंगे। 2014 में वो आपके खाते में 15 लाख रुपए भी दिलवा देंगे। 2022 तक हर एक के सर पे पक्की छतों की ये बात भी कह देंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश में इतना झूठा बोलने वाले प्रधानमंत्री शायद मैंने तो नहीं देखे। आपने देखो तो आप बताइए कि कोई प्रधानमंत्री इतना जुमलेबाज हो सकता है। और मैं हैरानी हूं जुमले पे कि उनको समझ नहीं आ रहा कि देश के लोग समझ रहे हैं, देश के लोग समझ रहे हैं, जानने का बेवकूफ बना रहे हो, और फिर भी लेकिन ये ग्राफ गिर रहा है। वोट चोरी खुलने के बाद समझ में आ गया कि जनता समझ गई है कि भैया आप अपनी ब्रांडिंग से नहीं जीते हो, अपने लोकप्रियता से नहीं जीते हो, खेल करके जीते हो। आप क्या सोचते हैं? क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा, बताइएगा ये बातचीत आपको पसंद आई या नहीं। शुक्रिया, थैंक यू।